डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024। विपक्ष ने किया विरोध और लगाए गंभीर आरोप। तो आप ये बिल क्यों लेके आ रहे हो, जब आपने खुद कह दिया कि 100% देश की वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो डिजिटाइज्ड हैं, ऑनलाइन हैं वामसी पोर्टल पे, फिर आप 6 महीने तक कागज क्यों मांग रहे हो? उत्तराखंड सरकार की मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का मुस्लिम संगठनों में विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज करेंगे टैरिफ की घोषणा, दुनिया भर के देश आशंकित। The president's historic action tomorrow will improve American competitiveness। होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने की सरकार से संघर्ष विराम की मांग, पर्चा जारी कर कहा हम बातचीत के लिए तैयार। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जारी किया पत्र। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा एलओसी पर संघर्ष विराम, कृष्णा घाटी में की फायरिंग, भारतीय सेना ने मार गिराए 5 घुसपैठिए। ट्रंप के नए टैरिफ से पहले भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 593 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,300 के पार। गाजा के खान यूनिस शहर पर इजराइल के हवाई हमले जारी, 17 लोगों की मौत। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्स का दावा, गाजा में सैन्य अभियान हुआ तेज, कई इलाकों पर कब्जा। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर अब अल्पसंख्यक और महिलाएं। शेख हसीना के हटने के बाद इस्लामी सरकार और शरिया कानून लागू करने की कोशिशें हुई तेज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन सरकार की असली परीक्षा इस विधेयक को पारित कराने में है, क्योंकि एनडीए के कुछ घटक दलों ने इसके समर्थन को लेकर अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। सदन के मौजूदा बजट सत्र के सिर्फ 2 दिन और बचे हैं और कल ही सरकार ने ये फैसला किया कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। पार्टी सांसदों को व्हिप भी जारी किए गए हैं। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश किया। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025। वक्फ संशोधन विधेयक पिछले साल अगस्त में भी पेश हो चुका था, लेकिन विपक्ष के साथ ही सहयोगी दलों के भी तीखे विरोध के चलते पेश करने के साथ ही इसे जेपीसी को भेजने का फैसला लिया गया। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट फरवरी में स्पीकर को सौंपी और फिर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक के जरिए सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बोले, अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस विधेयक को गैर कानूनी करार दिया कि ये बिल्कुल एक नाजायज बिल है और मैं तो ये कहूंगा कि देश के अंदर झगड़ा कराने के मकसद से और बिहार बंगाल का चुनाव देखते हुए ये बिल लाया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग जगह जगह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की है कि विधेयक पारित हो जाता है तो देश भर में पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद का कहना था, हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में खबर, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने। माना जा रहा है कि सरकार की सहयोगी पार्टियां जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने विधेयक के समर्थन की शर्त पर अपने कुछ सुझाव दिए हैं। जो सुझाव इन दलों ने दिए हैं, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले भी उन्हीं बिंदुओं को लेकर आशंकित हैं।
और सरकार के लिए उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं है। लेकिन सरकार के सामने संकट ये है कि या तो उन्हें स्वीकार करे या फिर समर्थन वापसी का रिस्क ले। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की प्राथमिकता सुझाव मानने की होगी, न कि सरकार को दांव पर लगाने की। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पास कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सहयोगी दल समर्थन देते हैं तो भी और नहीं देते हैं तो भी, क्योंकि सहयोगी दल समर्थन देने की जो शर्त रख रहे हैं, यानी जिन संशोधनों की मांग कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार करना सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है। बहरहाल संसद में वक्फ संशोधन बिल आ गया है, उसे लेकर काफी वाद विवाद मचा ही है। संसद में भी घमासान जारी है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये वक्फ है क्या, और वक्फ की संपत्तियों का जो मामला है उसके कायदे कानून इस्लाम के मुताबिक क्या है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। आजकल वक्फ को लेकर खासा विवाद मचा हुआ है। दरअसल वक्फ अरबी भाषा के शब्द वकुफा से निकला है, जिसका मतलब होता है ठहरना या रोकना, और वक्फ का मतलब है संपत्ति को संरक्षित करना या उसकी हिफाजत करना। वक्फ कोई भी चल अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या परोपकार के मकसद से दान दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए गए अपने एक फैसले में कहा था कि जो संपत्ति एक बार वक्फ हो जाती है उसका फिर से खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता है और न ही इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई, इसे लेकर एक वाकया मशहूर है। पैगंबर मोहम्मद के पास एक बार हज़रत उमर आए और कहने लगे कि उनके पास एक संपत्ति आई है और वो इसका कोई बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने पैगंबर से पूछा कि आप ही बताइए कि इसका क्या करूं। तभी उन्होंने कहा कि इसे वक्फ कर दो, यानी फिक्स कर दो, और इसका जो भी फ़ायदा होगा वो ज़रूरतमंदों के इस्तेमाल के लिए होगा। अगर वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 की बात करें तो इसके तहत वक्फ डीड के ज़रिए, सर्वे के ज़रिए या लगातार हो रहे संपत्ति के इस्तेमाल की तस्दीक के ज़रिए संपत्ति को वक्फ किया जा सकता है। ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, इमारत, खेत या बाग या किसी भी तरह की संपत्ति को वक्फ किया जा सकता है। इसके लिए पहले एक वक्फनामा तैयार होता है जिसमें वक्फ की जा रही संपत्ति का मकसद लिखा होता है, और वक्फ बोर्ड सर्वे के ज़रिए इसे अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है और बाद में इसका गजट नोटिफिकेशन करवाता है। अगर मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब की माने तो वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने 1913 में शुरू किया था। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया जिसने इसे कानूनी आधार दिया। दरअसल उस ज़माने में ज़मींदारों और नवाबों के पास अतिरिक्त संपत्तियां होती थीं जिन्हें वे समाज के हित के लिए इस्तेमाल करते थे और दान दे देते थे। भारत सरकार की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 8,51,535 संपत्तियां वक्फ हैं। सबसे ज़्यादा ऐसी संपत्ति उत्तर प्रदेश में है। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था तय की है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था के बावजूद वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद के हजारों मामले कोर्ट में लंबित हैं। भारत में रेलवे और रक्षा विभागों के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्डों के पास है और इसीलिए इसे लेकर विवाद होते रहते हैं। तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष ताज़ा संशोधन विधेयक को लेकर संदेह उठा रहा है कि कहीं सरकार की नीयत इन संपत्तियों पर कब्जा करके इन्हें पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को आवंटित करना तो नहीं है। जाहिर है वक्फ संपत्ति को लेकर उठे इस विवाद के पीछे सियासत भी है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा आम आदमी के लिए कई सवाल तो खड़े करता ही है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में इस समय मदरसों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हो रही है जिसका काफी विरोध हो रहा है। पिछले 1 महीने के भीतर कई मदरसे सील किए गए हैं और कई मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आंचल। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 1 महीने के भीतर राज्य भर में 136 मदरसों को सील कर दिया है और उनकी फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये कदम उन मदरसों के खिलाफ उठाया गया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं या फिर जिनके दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं। वहीं सरकार की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया है। जमीयत उलमा हिंद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है,
लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 450 मदरसे मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं, लेकिन करीब 500 मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के प्रवक्ता फजलुर रहमान ने मीडिया को जारी बयान में दावा किया है कि उत्तराखंड सरकार की ये कार्रवाई अवैध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2024 को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये कार्रवाई की थी। आयोग ने सुझाव दिया था कि सभी मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये संस्थान बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे रहे और ये बाल अधिकारों के खिलाफ हैं। लेकिन जमीयत ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने अक्टूबर 2024 में इस पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में प्रशासन और पुलिस की टीमें मदरसों को सील कर रही हैं। उत्तराखंड में हुई कार्रवाई के खिलाफ 2024 में दाखिल याचिका में जमीयत ने एक नई अर्जी लगाई है। जमीयत की प्रवक्ता का कहना है कि अब तक कई मदरसों को बिना किसी नोटिस के सील कर दिया गया है और मदरसों को स्पष्टीकरण या आपत्ति जताने का भी कोई मौका नहीं दिया गया है। उनके मुताबिक सरकार की इस कार्रवाई से छात्रों के माता पिता और अभिभावक भी चिंतित हैं, क्योंकि उनके बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक धार्मिक शिक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें कुछ एक मामलों में ये भी कहा गया है कि मदरसों ने अपनी बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं करवाया है। सरकार का कहना है कि राज्य में करीब 450 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जो शासन को दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं, जबकि 500 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के ही संचालित हो रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि इन संस्थानों को किस सोर्स से धन मिल रहा है और उसका उपयोग कहां से हो रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करने वाले हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि दुनिया के अन्य देश अमेरिकी सामान को इंपोर्ट करने पर जितना टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका भी उन देशों के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। भारत समेत कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई देशों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है और इससे होने वाले नुकसान की काट भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन भारत के शेयर बाजार पर इसका बुरा असर पड़ा है। विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर भारत से निकलना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के साथ है आराधना। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी और आज उसकी आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लिविट कहती हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। But those days of America, beginning tomorrow, being ripped off are over. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा आयात शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा है और आज से अमेरिका व्यापक टैरिफ दायरे की घोषणा करने वाला है। आज रात इसका पूरा खाका सामने आएगा, जिसे लेकर ट्रंप की टीम पिछले काफी वक्त से लगी हुई है। लेकिन इस योजना की घोषणा के पहले से ही इसे लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चीन से लेकर कनाडा और यूरोपीय संघ तक ने इस वजह से ट्रेड वॉर छिड़ने की चिंता जाहिर की है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन कहती हैं, Europe has not started this confrontation. We do not necessarily want to retaliate. उर्सुला लेयन कह रही थी कि ये टकराव यूरोप ने शुरू नहीं किया। हम जवाबी कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे पास मजबूत योजना है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ प्लान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अल्बनीज कहते हैं, अल्बनीज कह रहे थे कि हमारा देश अपने हितों की रक्षा करेगा और ऑस्ट्रेलियाई नियमों से समझौता नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका के साथ व्यापार में फायदा है और दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता भी है, जिसके तहत अमेरिकी सामानों को बिना शुल्क के प्रवेश मिलता है। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत को इससे काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जो अमेरिकी सामान पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और अब उसे भी इतने ही टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है या फिर भारत को टैरिफ घटाना होगा।
भारत आयात पर औसतन 17% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका का औसतन टैरिफ 3.3% ही है। भारत पर इसके असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले काफी दिनों से शेयर बाजार में जारी गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से तेजी से पैसे निकाल रहे हैं। पिछले 2 दिन में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 10,255 करोड़ रुपए निकाले हैं, जो साफ बताता है कि ट्रंप के टैरिफ से बाजार में डर का माहौल है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। जसप्रीत बुमराह के प्रशंसकों और मुंबई इंडियंस के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। आईपीएल 2025 में उनकी वापसी को लेकर ताजा अपडेट से संकेत मिल रहा है कि उनका मैदान पर लौटना अभी तय नहीं है। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बुमराह 1 अप्रैल तक मुंबई इंडियंस से जुड़ जाएंगे, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी वापसी में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वो मिड अप्रैल तक ही क्रिकेट के मैदान पर वापस आ सकते हैं। दूसरी ओर एक अन्य तेज गेंदबाज आकाशदीप के बारे में खबर है कि वो 10 अप्रैल तक फिट होकर खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। बुमराह की स्थिति पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम बेहद सतर्कता बरत रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह पूरी तरह से फिट तो हैं, लेकिन उनकी लोअर बैक इंजरी, जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी टेस्ट के दौरान हुई थी, अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। मेडिकल टीम का मानना है कि उनके वर्कलोड को अचानक बढ़ाना जोखिम भरा हो सकता है, जिससे स्ट्रेस फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बीसीसीआई ने उन्हें अभी और आराम देने का फैसला किया है। बुमराह ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी शुरू कर दी है, लेकिन वो अभी पूरी लय में नहीं है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उनकी इंजरी पहले की तुलना में थोड़ी गंभीर है और उनकी फिटनेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह इंग्लैंड में होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भी है, जो आईपीएल 2025 के तुरंत बाद शुरू होगी। बीसीसीआई नहीं चाहता कि बुमराह की चोट दोबारा उभरे और वो इस महत्वपूर्ण सीरीज से चूक जाएं। बुमराह खुद भी अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। दूसरी तरफ आकाशदीप, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से बैक इंजरी से जूझ रहे हैं, 10 अप्रैल तक वापसी के लिए तैयार हो सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेली है। बुमराह की गैर मौजूदगी में मुंबई इंडियंस को शुरुआती मैचों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी वापसी का इंतजार अब और लंबा हो सकता है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।